सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑफ विजडम फॉर अ मैन्स सेल्फ। इस ऐसे को फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। इस ऐसे को पढ़ने से पहले हम राइटर के बैकग्राउंड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। फ्रांसिस बेकन को लॉर्ड वेरुलम भी बोला जाता था। यह एक इंग्लिश फिलोसोफर होने के साथ साथ इंग्लैंड के अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर भी रह चुके हैं। फ्रांसिस बेकन ने जेम्स वन के अंडर में काम किया हुआ है। उसके बाद इनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 22 जनवरी 1561 में लंदन में हुआ था और 1626 में इनकी मृत्यु हो गई है। इनको सेंट माइकल्स चर्च में दफनाया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ पोइटियर्स में फ्रांसिस बेकन की पढ़ाई हुई थी। नोवम ऑर्गेनम इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है और जो फ्रांसिस बेकन हैं उन्हें एम्पिरिसिज्म का जनक भी माना जाता है। उन्हें फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म कहा जाता है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पहले पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, एन एंट इज अ वाइज क्रिएचर फॉर इटसेल्फ but it is a shrewd thing in an orchard or garden, and certainly men that are great lovers of themselves waste the public. Divide with reason between self-love and society, and be so true to thyself as thou be not false to others, especially to thy kings and country. इस पैराग्राफ से राइटर का मतलब है कि जैसे चींटियाँ जो होती हैं वो एक कम्युनिटी में रहती हैं, बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है उनका, सब एक साथ रहती हैं और वहाँ पे एक राजा भी होता है या फिर एक रानी भी होती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एक गार्डन और या फिर एक ऑर्चर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, अपना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते हैं उनका डेवलपमेंट में। तो उन्होंने इसी चीज़ को कंपेयर किया है इंसानों से कि हम जो इंसान होते हैं वह भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रहते हैं, एक इतनी बड़ी कम्युनिटी बना करके रहते हैं, पर हम जो है अपने नेचर के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ भी उसे सुधारने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। फ्रांसिस बेकन ने इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में हम जैसे लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है जो किसी भी तरह का हेल्प नहीं करते हैं दूसरों को, और ख़ासकर उन लोगों को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो किंग और कंट्री को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उसके डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। It is the poor center of a man's action himself. It is right earth, for that only stands fast upon his own center, whereas all things that have affinity with the heavens move upon the center of another, which they benefit. The referring of all to a man's self is more tolerable in a sovereign prince, because themselves are not only themselves, but their good and evil is at the peril of the public fortune. तो इस पैराग्राफ में भी बेकन हम उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि लोगों को सेल्फ ऑब्सेशन में नहीं रहना चाहिए, उन्हें सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। सेल्फ ऑब्सेस्ड वे लोग होते हैं जो खुद में सोचते हैं कि उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, और सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर वह बोलते हैं कि यह बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि हम खुद के बारे में सोचकर खुद में सेल्फिश रह कर के दूसरों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे। यही होता है सेल्फ ऑब्सेशन। और वो यह भी कहते हैं कि किसी राजा या किसी रूलर प्रिंस के लिए सेल्फ ऑब्सेशन सही है, और ये
ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राजा होता है या प्रिंस होता है वह खुद एक इंसान तो होते ही है, पर वह साथ में एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी कम्युनिटी? उनकी जो प्रजा होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए जो प्रजा होती है उसकी खुशी या उसका दुख पूरी तरह से डिपेंड करता है कि राजा कितना खुश है या राजा कितना दुखी है। इसीलिए वह सेल्फ ऑब्सेशन में रह सकता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बट इट इज अ डेस्परेट इविल इन अ सर्वेंट टू अ प्रिंस or a citizen in a republic, for whatsoever affairs pass such a man's hands, he crooked them to his own ends, which must needs be often eccentric to the ends of his master or state. Therefore, let princes or states choose such servants as have not this mark, except they mean their service should be made but the accessory. फ्रांसिस बेकन ने इस पैराग्राफ में करप्ट पब्लिक सर्वेंट को बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया है। वह बोलते हैं कि करप्शन बहुत ही बुरी चीज़ होती है, इसमें किसी जनता का कोई भला नहीं होता। वह यह भी बोलते हैं कि जो प्रिंस होते हैं या कोई रूलर होता है उनके खजाने में से थोड़ा सा भी पैसा इलीगल तरीके से निकाल लेना भी बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। क्योंकि ये जो पैसा वो निकालते हैं, कोई भी होते हैं पॉलिटिशियंस या कोई और जो सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो वो जो है थोड़ा सा भी उस पैसे को यूज़ नहीं करते हैं किसी के फ़ायदे के लिए। वह बस अपने लिए यूज़ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रांसिस बेकन ने इसका सलूशन दिया है और वो लिखते हैं कि इसका बस एक ही सलूशन है, करप्ट लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज में कभी काम करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं अपने हम नेक्स्ट पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, दैट विच मेक्स द इफेक्ट मोर पर्निशियस इज दैट ऑल प्रोपोर्शन इज लॉस्ट. It were disproportion enough for the servant's good to be preferred before the master's, but yet it is a greater extreme when a little good of the servant shall carry things against a great good of the master's. इस पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है और वह जब करप्शन करता है और गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं उनको चोरी कर लेता है, उनमें से बहुत सारा वो करप्शन कर देता है, उसके बाद जो पूरा सिस्टम होता है वह बैलेंस से बाहर हो जाता है, वह आउट ऑफ प्रपोर्शन चला जाता है, आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। वह ऐसे लोगों को यह भी कहते हैं कि तुम लोग जो होते हो वह खुद में ही एक नौकर बन जाते हो, खुद के लालच के नौकर। वह इतना ज़्यादा लालच करते हैं कि उन्हें अपने लालच के अलावा उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन्हें ऐसा लगता है केवल कि वह इस पैसे से कार खरीदेंगे या एक बड़ा सा घर खरीदेंगे, पर ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। वह रियल में क्या कर रहे होते हैं? वह ऐसा कर रहे होते हैं कि दूसरों का भी डेवलपमेंट ना हो पाए, क्योंकि उनके पास जो पैसा होता है वह किसी अच्छे चीज़ में कभी भी काम नहीं आता, जो कि सिचुएशन को बुरे से बुरा बना देता है। इस पैराग्राफ में वह लिखते हैं, एंड येट दैट इज द केस ऑफ बैड ऑफिसर्स, treasurers, ambassadors, generals, and other false and corrupt servants, which set a bias upon their bowl of their own pity, ends, and envies, to the overthrow of their masters' great and important affairs, and for the most part, the good such servants receive is after the model of their own fortune, but the hurt they sell for that good is after the model of their master's fortune. इस पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स बहुत ही बुरे होते हैं। वह गवर्नमेंट का पैसा चुराते हैं और उस पैसे से अपना ऐश करते हैं, अपने मस्ती के लिए वह उनसे पैसा लेते हैं, करप्शन करते हैं, और यह बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। फिर वह बोलते हैं
कि जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ते जाता है उनके पास पावर भी बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे उनके पास पावर बढ़ते जाता है उनके पास पैसा भी बढ़ते जाता है। तो जो ये पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वह अपने पास लीगल और इलीगल दोनों ही तरीकों से करप्शन करके पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और वो धीरे धीरे पावरफुल बन जाते हैं। और इसके वजह से जो गवर्नमेंट के कुछ भी प्लान्स होते हैं वह बर्बाद हो जाते हैं। वो सब प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं बचता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। And certainly, it is the nature of extreme self-lovers, as they will set an house on fire, and it were but to roast their eggs. And yet these men many times hold credit with their masters, because their study is but to please them and profit themselves, and for either respect they will abandon the good of their affairs। इस पैराग्राफ में भी फ्रांसिस बेकन वही सब कंटिन्यू करते हैं और वह बोलते हैं कि जो करप्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड पॉलिटिशियंस होते हैं वह कंट्री के वेलफेयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उन्होंने यहाँ पे एक मेटाफर का यूज़ किया है। वो लिखते हैं रोस्ट हिज एग्स। इसका मतलब होता है कि आग लगी हुई किसी की झोपड़ी में खुद का खाना पका लेना, मतलब कि दूसरों का सब कुछ बर्बाद करके खुद उसमें से फ़ायदा उठा लेना। तो इसी तरह होते हैं ये करप्ट लोग। फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि क्यों इन अफसरों को, इन पब्लिक सर्वेंट्स को अब तक उस पोजीशन में रखा गया है जहां से वह करप्शन कर रहे हैं, और वह इसका आंसर भी खुद देते हैं। वह कहते हैं कि हो सकता है कि यह जो करप्ट लोग हैं वह दो चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। जो उस करप्ट इंसान से ज़्यादा पावरफुल हो वह उनकी चमचागिरी करेंगे और उनके पीछे लगे रहेंगे ताकि उनको फ़ायदा मिले। और सेकंड होता है प्रॉफिटिंग देमसेल्व्स, मतलब कहीं से भी किसी भी तरह से लाभ उठा लेना, किसी भी चीज़ में घपला करके या कोई भी दूसरे तरह का करप्शन करके। लेकिन ये जो होते हैं वो भूल जाते हैं कि हमें दूसरों का भला करने के लिए इस पोजीशन पे बैठाया गया है। और जब ये करप्ट लोग इन दो चीज़ों में माहिर हो जाते हैं तो वह भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे दूसरों की भलाई के लिए बैठे हुए हैं। फिर आते हैं अपने अगले पैराग्राफ में। यह लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें वह लिखते हैं विजडम फॉर अ मैन्स सेल्फ इज in many branches thereof a depraved thing. It is the wisdom of rats that will be sure to leave a house somewhat before it fall. It is the wisdom of the fox that thrust out the badger who digged and made room for him. It is the wisdom of crocodiles that shed tears when they could devour. इसमें फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि जो भी ये लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं वह एक तो बहुत बुरे होते ही हैं, और वह जब भी करप्शन करते हैं तो वो अपने आप को कुछ ऐसा दिखाते हैं कि वह बहुत ही नासमझ है, बहुत ही ज़्यादा भोले भाले हैं। इस चीज़ को उन्होंने एग्जाम्पल्स के तौर पर प्रेजेंट किया है। जैसे वो लिखते हैं विजडम ऑफ रैट्स। इसका मतलब होता है जैसे हमारे घर में चूहे होते हैं तो वह पूरे घर को कोड़ देते हैं, पूरा गड्ढा कर देते हैं, तब तक वह कोड़ते जाते हैं जब तक घर गिरने के कगार पर नहीं आ जाता। तो वह लोग भी वैसे ही होते हैं, वह तब तक करप्शन करते रहते हैं जब तक सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता। सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल में भी वह फॉक्स और क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि अपना शिकार को वह क्रोकोडाइल और वह फॉक्स ढूंढता है और उसके लिए जाल बिछाता है, या फिर घड़ियाली आंसू, जो आपने तो सुना ही होगा मगरमच्छ के आंसू, वो घड़ियाली आंसू बहाता है। तो इस तरह की चीज़ें करके वह करप्शन करता जाता है तब तक जब तक कि सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। आगे बढ़ते हुए इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे वह लिखते हैं बट दैट विच इज स्पेशली टू बी नोटेड इज दैट दोज विच एज सिसेरो सेज ऑफ पॉम्पी आर सुई अमांटेज sign rivalry, lovers of themselves without a rival, are many times unfortunate,
and whereas they have all their times sacrificed to themselves, they become in the end themselves sacrifices to the inconstancy of fortune, whose wings they sought by their self-wisdom to have pinpoint. अपने इस पैराग्राफ में फ्रांसिस बेकन लिखते हैं कि वह आदमी जिन्होंने ज़िंदगी भर करप्शन किया है, ज़िंदगी भर किसी दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने पास पैसे जमा किए हैं, उन्हें लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होता। भले ही वह अपने ज़िंदगी भर पावर में रहे हो, उनके पास बहुत सारा पैसा हो, पर लास्ट में जा कर के उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसमें वह एक एग्जाम्पल देते हैं और एक वर्ड लिखते हैं, इनकंसिस्टेंसी ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है कि किस्मत कभी भी किसी की एक जैसी नहीं रहती है, वह हमेशा चेंज होते रहती है। समय के साथ किस्मत भी बदलते जाती है और इसी के साथ वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है और उन्हें अपने किए का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है और उनके हाथ से उनकी पावर और उनका पैसा दोनों ही चला जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऐसे अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें।